नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है उमर खालिद क्या दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। इसे 82% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। शाहीन बाग की तर्ज पर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शनकारियों की भीड़ क्यों जमा की गई थी, उस साजिश की एक एक परतें खुल चुकी हैं और बेनकाब हो रहे हैं वो चेहरे जिन्होंने दिल्ली को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और उसे अंजाम दिया। गिरफ्त में आए टुकड़े टुकड़े गैंग के उमर खालिद को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने दंगों के पीछे गहरी साजिश होने का हवाला दिया है और कहा है कि 11 लाख से ज्यादा पेज के दस्तावेज हैं जिनके बारे में उमर खालिद से पूछताछ जरूरी है। उधर खालिद की गिरफ्तारी के बाद से कथित सेक्युलर खेमा विक्टिम कार्ड खेलने लगा है और जांच पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की आग भड़काई गई। टुकड़े टुकड़े गैंग पर बड़ी कार्रवाई। गिरफ्त में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद। जेएनयू का पूर्व छात्र बीती रात पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दिल्ली दंगों पर पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को बुलाया था। 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद की गिरफ्तारी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत की गई है। पुलिस के मुताबिक पिंजरा तोड़ की 3 सदस्य देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा ने बताया कि उमर खालिद ने उन्हें दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने के लिए उकसाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने समन भेजकर उमर खालिद को पूछताछ के लिए बुलाया था। उमर खालिद पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें दंगा भड़काने, साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर प्रदर्शन के लिए भड़काना भी शामिल है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। पुलिस के मुताबिक उमर खालिद ने पिंजरा तोड़ ग्रुप के मेंबर और प्रदर्शनकारियों को समझाया कि अब सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। सरकार मुस्लिम के खिलाफ है, खून बहाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है, हमें सरकार को घुटनों के बल लाना ही होगा। पिंजरा तोड़ ग्रुप की गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें बताया था कि उनके पीएफआई से बहुत अच्छे संबंध हैं और उसे पीएफआई से पैसे आते हैं। अपूर्वानंद उसके पिता समान है, पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। सोची समझी इस तरह के लोगों की रणनीति थी कि जिससे भारत बदनाम हो, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पे थे यहाँ पे और आज वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हर भारतीय का अधिकार है और उसमें हिंसा और विद्वेष नहीं होना चाहिए। देश की बहस में हम लगातार देश विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उमर खालिद की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि दिल्ली दंगों की साजिश कितनी गहरी रची गई थी। टीम न्यूज नेशन। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, दिल्ली दंगों में क्या निष्पक्ष जांच हो रही है? क्योंकि इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसीलिए सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और इस शो की विशेषता है कि हम इसमें देश भर से अपने दर्शकों को जोड़ते हैं, उनकी राय बेहद मायने रखती है। इसीलिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं 9711002266 और इस पर अपनी राय, सवाल या फिर अगर आप शो में शामिल होना सकते हैं तो बता सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कई सारे खास मेहमान इस बड़ी चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़ गए हैं। कौन खेल रहा है विक्टिम कार्ड? क्यों महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उमर खालिद को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो मुसलमान हैं? क्यों सेक्युलर खेमा ये कह रहा है कि विक्टिम बनाया जा रहा है मुसलमानों को? आज
पहली बार यह खुलासा होगा इस शो के अंदर कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। एहतेशाम साहब मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। शोएब जमई हैं जिन्होंने आज ही अपनी राजनीतिक पार्टी बदली है, आरजेडी से पाला बदल के वो चले गए हैं जन अधिकार पार्टी में। आपको नया असाइनमेंट बहुत बहुत मुबारक हो शोएब भाई। लेकिन शाहीन बाग ने जो आग लगाई है ना देश में, उससे मुझे बड़ा ऐतराज। और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने तमाम सम्मानित दर्शकों को भी जोड़ते हैं और इसी कड़ी में मेरे साथ आज सबसे पहले जुड़ेंगे गणेश जायसवाल गोरखपुर से। और ये देखिए मेरे तमाम दर्शक आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, गणेश जायसवाल गोरखपुर से जुड़ेंगे। आप सीधे लाइव जुड़ते हैं, देश का इकलौता बहस का शो है। और सबसे पहले मैं शोएब जमई आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि 582 मुसलमान और 581 हिंदुओं को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। सभी पे आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अगर उमर खालिद को धर्म के आधार पर फंसाया जा रहा है तो फिर 571 हिंदुओं की गिरफ्तारी पर भी आप बोल दीजिए कि इनको भी धर्म के आधार पर फंसाया जा रहा है, या बोल दीजिए इनके लिए भी जस्टिस फॉर अरेस्टेड हिंदूज के लिए कैंपेन चला दीजिए, उमर खालिद की तरह चला दीजिए। शोएब जमई, क्या दिक्कत है? नहीं, जस्टिस फॉर अंकित सक्सेना तो हमने अंकित शर्मा नाम ठीक से ले लीजिए। बात ये है दीपक जी कि डॉक्टर कफील खान का, जी अंकित शर्मा, माजरत चाहूँगा जी, बिल्कुल। तो उसके लिए तो जस्टिस फॉर अंकित शर्मा तो हमने यहाँ से कैंपेन चलाया ही था। घड़ियाली आंसू बहाना कोई आपसे सीखे शोएब जमई, घड़ियाली आंसू रेफरेंस पॉइंट है। घड़ियाली आंसू पहले मार दिया फिर घर पहुंच गए कि जस्टिस दिलवाएंगे हम अंकित शर्मा को। आपके जस्टिस की जरूरत नहीं है, आपके घड़ियाली आंसू की भी जरूरत नहीं है। आप इस बात का जवाब दीजिए, उमर खालिद अगर निर्दोष है तो ये क्या 571 हिंदुओं को भी छोड़ दिया जाए? नहीं, पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए ना। जब मैं अंकित शर्मा के घर जाता हूं और उनकी माता जी से मिल करके कहता हूं कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाऊंगा, तो क्या शोएब जमई गलत करता है? अगर अंकित शर्मा के साथ अन्याय हुआ है तो मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन उमर खालिद के साथ गलत होता है तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए जिन्होंने दंगा लगाया, वो लोग नहीं चाहिए मुझे। देश बड़ा महान है, अंकित शर्मा को न्याय दिलवा देगा, मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। शोएब जमई के घड़ियाली आंसू नहीं चाहिए मुझे। होता है देखिए मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति जरूरत नहीं है। तो जो दंगाई है सो दंगाई है। मैं कहता हूँ कि आपने कहा रेफरेंस पॉइंट, हमने कहा कि डॉक्टर कफील का देख लीजिए। गिरफ्तार किया गया, क्यों बोला जा रहा है बताइए ना। वो इसलिए है सर कि जी, वो इसलिए है कि सर डॉक्टर कफील खान का केस हमारे सामने रेफरेंस पॉइंट है। उन सरकार ने कहा कि यहाँ से ये देश विरोधी बात कर रहे थे, एनएसए लगा दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती कि ये तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे। अब बताइए कि दिल्ली पुलिस की जांच पे यकीन करूं या कोर्ट जो कहेगी उस पे यकीन करूं? कोर्ट ने क्या कहा है उमर खालिद के बारे में? सीधे मैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास दंगे में नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप जो देश विरोधी कह रहे हैं, ये फिगर में दे रहा हूं, मैंने इन्वेस्टिगेट करके निकलवाया है। दीपक जी, देश विरोधी वो लोग हैं जो बेरोजगार युवाओं को जो है धोखा दे रहे हैं। देश विरोधी वो हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जान दीजिए सर, बिहार चुनाव के लिए रख लीजिए, भाषण देना पड़ेगा आपको पप्पू यादव के साथ खड़ा होकर। डॉक्टर संबित पात्रा, क्यों कहा जा रहा है कि उमर खालिद को इसलिए विरोधी वो है जो बिहार को धोखा दे रहे थे? बिल्कुल बिहार के साथ धोखा हुआ है। बिहार को 90,000 करोड़ का पैकेज मिला क्या? ये अगर शांत हो जाए उसके बाद बोलूंगा। 90,000 करोड़ का पैकेज मिला क्या? मोदी जी ने जो वादा किया, दिल्ली दंगों में डिस्कशन है, सिर्फ डॉक्टर संबित पात्रा की आवाज। बिहार के जो बाढ़ में जो है यहाँ से देखिए दीपक जी, ये यही तरीका इन लोगों का है। ये डिबेट में जब हारने लगते हैं तो डिबेट को डिरेल करने की चेष्टा करते हैं। अगर इनको कोविड के बारे में, बाढ़ के बारे में, जो महत्वपूर्ण विषय मैं मानता हूं, उस पर डिस्कशन करना था तो कोई आपने उनकी कनपट्टी पे बंदूक दिखा के आज डिबेट में नहीं घसीट के लाए हैं। वो अपने मर्जी से इस डिबेट में आए हैं। दूसरी बात है, देखिए इनके पास ये विक्टिम कार्ड इतना पुराना हो चुका है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई है, कि अब नो वन गिव्स अ डैम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी डोंट गिव अ डैम टू इट। ये विक्टिम कार्ड को आप कोई देखता भी नहीं है और ये विक्टिम कार्ड
बहुत पुराना हो चुका है। याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम, ये एक बड़े अखबार का हेडलाइन था। याकूब मेमन के लिए, जो कि एक बिल्कुल तीनों कोर्ट से गुजरा हुआ फांसी याफ्ता आतंकवादी था, जिसने लगभग 300 हिंदुस्तानियों को बम से उड़ा दिया, उसके लिए भी ये लोग खड़े थे। उसके लिए भी रात को 3 बजे जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके कोर्ट में गुहार लगा रहे थे कि ये मुस्लिम है, इस कारण से याकूब मेमन को फांसी दी जा रही है। बुरहान वानी के लिए भी ये लोग खड़े थे। जाकिर नाइक के लिए यही प्रवक्ता बन के आए थे। और तो और अफजल गुरु के पूरे कारनामों को ढकने की कोशिश, और उसके बाद हर साल बरसी बनाना, नमाज जनाजा निकालना हर वर्ष, ये इन लोगों का काम है। इसलिए ये विक्टिम कार्ड अब काम नहीं करने वाला है। मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, जल्दी वो स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आए। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से एक त्वरित कार्यवाही उन्होंने की है, कोई धर्म का एंगल नहीं देखा है। आपने बिल्कुल अभी आंकड़े बताए, जिन लोगों ने दंगे करने की कोशिश की उनको धरा गया है, उनको पकड़ा गया है। और इतने जल्दी मैंने हिंदुस्तान में किसी भी दंगे के केस को सॉल्व होते हुए, 84 के दंगे तो देख रहे हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। आ जाता है लाशों पे राजनीति मत कीजिए। आपको पता था ये पुलवामा का डिबेट है? लाशों पे राजनीति मत कीजिए। कैसे आता है पुलवामा में? मैं बताता हूँ ना। आपके जो चच्चा वगैरह है ना वहाँ पे, वो वही लाए थे। नहीं सर, आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं ना। और कौन भैया कैसे आ गया? कैसे आ गया? चच्चा तो आपके होंगे तो सर। क्यों आ गए? पाकिस्तान मोदी जी गए थे, बात करनी थी। पाकिस्तान मोदी जी गए थे, शोएब जमील नहीं गया बात करनी थी। बिना बुलाए पाकिस्तान जो है मोदी जी गए थे, शोएब जमील नहीं गया था। खींच के लाए हैं क्या आपको यहाँ पे? नहीं, मैं तो इस पे ही बात कर रहा हूँ। चले जाइए, मैं तो इस पे ही बात कर रहा हूँ। चले जाइए, आप डिबेट छोड़ के चले जाइए। मैं तो इस पे ही बात कर रहा हूँ। आप रोजगार पे बात करो ना, आप अर्थव्यवस्था पे बात करो ना, आप बिहार की बात करो ना। क्यों आपको पाकिस्तान पसंद आता है? इनको कश्मीर पसंद आता है? तो यहाँ पे अनर्गल बात करने का क्या लॉजिक है? संबित जी कंक्लूड करिए। नहीं, इनको डिबेट का विषय पता नहीं है। मैं दिल्ली दंगों पे भी चर्चा करूंगा। दीजिए सुनिए, दिल्ली दंगों पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी गए थे। दिल्ली दंगों पर भी चर्चा करेंगे तो शांति से सुन लीजिए, वही चर्चा हो रहा है, वही चर्चा हो रहा है। आप बीच में बताइए, ये तो शाब्दिक दंगे ही करने लगे हैं यहाँ पे। आप सोचिए जरा, सड़क पे क्या करते होंगे। ये डिबेट में ही शाब्दिक दंगे करने लगे हैं, तो ये सड़क पे क्या करते होंगे? तो इसका एक नमूना आप देख लीजिए। देखिए दीपक भाई, मैं जल्दी से समाप्त करता हूं। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके आपको याद, अरे अब ये जोकरगिरी मत कीजिए संबित जी, सर्जिल इमाम अच्छा नहीं लगता। ये हमारे बच्चे भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकल एक बार 2 रुपए का थोड़ा बोल दीजिए। शर्मा की मृत्यु हो गई, वो आपको जोकरगिरी लग रहा है? एक बार 2 रुपए का बोलिए ना। मेरे बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकित शर्मा का डेथ आपको जोकरगिरी लगता है? वो कार्टून चैनल देख रहे थे, अभी आपके बच्चे तो हंसते ही हैं, आपके बच्चे हंसते हैं, चैनल देख रहे थे। आपके बच्चे और आपका खानदान मुर्दों पे ही हंसते हैं। इतना अच्छा पता है, आतंकवादियों के बच्चे मुर्दों पर ही हंसते हैं। बोलिए, एक बार 2 रुपए का बोलिए ना। आपके बच्चे भी आप ही की तरह गिद्ध होंगे वैसे। हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे सर। वो कार्टून चैनल देख रहे थे, अभी आपको देखना शुरू कर दिया। नहीं, आपके बच्चे भी आपकी तरह गिद्ध ही होंगे। आपके और आपके गिद्ध बच्चे जो है उनको लेकर आप जाइए, मंडराइए वहां पर, अभी मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, बड़े आश्चर्य लगता है, अंकित शर्मा जैसा एक जाबाज सिपाही मारा जाता है, रतनलाल हेड कांस्टेबल मारा जाता है, डीसीपी लगभग मौत के मुंह से वापस आता है, और यहाँ ये व्यक्ति हंस रहा है। ये आतंकवादियों का समर्थक, ये जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, इनके खिलाफ भी केस होंगे, आप देखिएगा, जरूर होने चाहिए। ये सब पीएफआई के एजेंट हैं, जो अभी जो पीएफआई की जांच चल रही है, इनका भी नाम रहेगा, देखिएगा। ये सारे लोग पैसा लेके, सारे लोग पैसा लेकर जाहिल आतंकवादी हो, आतंकवादी हो, देश के ब्राह्मणों को जयचंद कहने वाला ये नकली आदमी कौन है? आतंकवादी है यार। इसको हटाओ। देखिए, इसको हटाइए जरा दीपक जी। मैं इस प्रकार के आतंकवादियों के साथ डिबेट नहीं कर सकता। घोड़े तुम्हारे नहीं खुलेंगे दीपक जी, इस आतंकवादी के साथ में डिबेट नहीं कर सकता हूं। बताइए कहां से ये आया है ये आतंकवादी? ये कहां से आतंकवादी लेके आते हैं? देश के ब्राह्मणों को जयचंद कहने वाला ये आदमी। मुझे माफ करिएगा, मैं आतंकवादियों के साथ आतंकवादियों के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूं। ये कौन आदमी है ये? मैं आतंकवादियों के साथ डिबेट नहीं कर सकता। दीपक जी, आप डिबेट पे लेके आते हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लायक है। इसको तो चलिए आतंकवादी, ये मुझे तो बड़ा किसके साथ सच में नहीं। दीपक भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे बच्चे जो है गिद्ध की तरह है। और मैं अभी ही आपका चैनल छोड़ के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। इस प्रकार के जाहिल लोगों के साथ डिबेट करना है। मैं आपको धन्यवाद करते हुए दीपक जी आपसे अनुमति ले रहा हूं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू दीपक भाई। नहीं, थैंक दीपक भाई, मैं आपसे अनुमति लेके आप जाना चाहूंगा। अरे जाओ भाई, नौटंकी क्या करते हो? दीपक भाई, मैं 10 सेकंड में तुम्हारे बगैर नहीं सो चलेगा क्या? जाओ।
आप जाओ, बिल्कुल जाओ। देख रहे दीपक भाई, आपके बगैर शो नहीं चलेगा क्या? दीपक भाई पहले आप आपके साथियों को हटाएंगे या हम हटेंगे आपके साथ? दीपक भाई आपके पास दीपक भाई आप इस आदमी को हटाएंगे या हम हट जाएं, आप निश्चित कर लीजिए। मुद्दों पर बहस करिए, व्यक्तिगत बातों पर नहीं। दीपक भाई मेरा एक कंडीशन है, दीपक भाई अगर ये आदमी नहीं दीपक भाई अगर ये आदमी रहेगा इस डिबेट में तो मैं नहीं रहूंगा, अगर ये हटेगा तो मैं बोलूंगा। मेरा ये अब आगे की डिबेट के लिए भी मैंने यही निर्णय लिया। शोएब जमाई जी, आपने व्यक्तिगत आरोप किसी पर भी इस तरीके के नहीं लगाने चाहिए आपको। और नहीं दीपक भाई, मैं जाते जाते ये भी बोल दूं दीपक भाई, देखिए दीपक भाई आपका एक सम्मानित चैनल है, आतंकवादियों के समर्थक जिन लोगों को पीएफआई से पैसा मिलता है, ये जो बैठा है शोएब जमाई, ये लोग जिस प्रकार के भाषण करते हैं, आप याद करिए शोएब जमाई जिसके साथ खड़े थे उसका नाम सरजिल इमाम है, सरजिल इमाम के वकील हैं, उसके भाई हैं। बिहार की जनता का अपमान कर रही है, ये देखिए बिहार की जनता का अपमान कैसे बोलेगा आदमी? चलिए बिहार की जनता का अपमान कर रही है। दीपक भाई मुझे लगता है डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, थैंक यू। नहीं चलिए, देखिए मैंने सरजिल इमाम के खिलाफ कहा तो इन्होंने कहा कि बिहार को अपमानित कर रहे हैं। सरजिल इमाम ने कहा था कि आसाम को हिंदुस्तान से अलग कर देना है। सरजिल इमाम ने कहा था 5 लाख मुसलमान हमारे हैं, ये 5 लाख मुसलमान नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देंगे, सड़क पे इतना मलबा फेंक दो कि इंडिया की आर्मी को झुकना पड़ जाएगा। ये कह रहे हैं कि सरजिल इमाम बिहार का बहुत बड़ा नेता है, बिहार का शान है। कौन बिहार को आतंकित कर रहा है, कौन बिहार को अपमानित कर रहा है? सरजिल इमाम के खिलाफ बोल के मैं बिहार के खिलाफ बोल रहा हूं, या ये जो व्यक्ति कह रहा है कि बिहार मतलब सरजिल इमाम, ये बिहार के खिलाफ बोल रहा है? ठीक है, सरजिल इमाम बिहार नहीं है, बिहार के लोग सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं विश्व के। और ये आतंकवादियों को मत बुलाया करिए, ये जो आतंकवादी है ना ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से पैसे पे घर चलता है इनका, ये ऐसे देशद्रोही लोग हैं। ये दो बैठे हैं यहाँ पर, ये दो बैठे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान से पैसे लेकर, पाकिस्तान से पैसा लेकर आप घर चलाने वाले देशद्रोही, और आतंकी देशद्रोही। बिल्कुल, आपने सरजिल इमाम को कहा बिहार का बेटा, आपका सरजिल इमाम बिहार का बेटा है, नुसरत जहां बिहार की बेटी है। अरे धिक्कार है, सरजिल इमाम बिहार का बेटा है, क्या बोलते हैं? बिहार का बेटा है सरजिल इमाम। अरे धिक्कार हो, बिहार को अपमानित करने वाले सरजिल इमाम और उमर खालिद बिहार के बेटे हैं। अरे धिक्कार है, आप जैसे गद्दारों के कारण हिंदुस्तान में आतंकवादी होता है। आप जैसे लोग जो पाकिस्तान के किसान, हमारा पिछड़ा दलित आदिवासी जो है बिहार का, आपके लिए देश विरोधी है, आपके लिए देश विरोधी है। देखिए ये आदमी कहता है सरजिल इमाम और उमर खालिद बिहार का गौरव है। आप बताइए ये बिहारियों के लिए गाली है कि नहीं? सरजिल इमाम बिहार का गौरव कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोनों को विराम देने के लिए कहूंगा गणेश जायसवाल गोरखपुर से, और जरूर सुनना शाहीन बाग जी के प्रवक्ता, जरूर सुनना गणेश जायसवाल जी को। गणेश जायसवाल जी, क्या उमर खालिद पे कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि वो मुसलमान है, आपको ऐसा लगता है? पूरे पैनल को दिखाइए गणेश जी के साथ। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार जी, बताइए। सरजिल इमाम पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितना उमर खालिद पर हो रही है। इन लोगों ने देश को जलाने का पूरा प्रयास किया है, देश को मिटाने का प्रयास किया है। ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के दोषी हैं, ये देश के दोषी हैं। इनके ऊपर सिर्फ मुसलमान होने के नाते कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनकी साजिश का पता जांच से लग रहा है। पीएफआई का भी इसमें योगदान है, वह भी जांच से पता लग रहा है। जब जांच से पता लगता है तो ये सेकुलर गैंग के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये कांग्रेसवादी सोच के लोग उनके समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं और जांच को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सीधे विवेक श्रीवास्तव जी जवाब आपसे। संबित जी जुड़े हुए, आप संबित जी की बात पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल है, क्या उमर, आप भी ये मानते हैं उमर खालिद को इसलिए गिरफ्तार किया गया? गणेश जी 571 हिंदुओं पे भी चार्जशीट हुई है। 571 हिंदुओं को भी छोड़ दिया जाए? नहीं सुनिए, 571 हिंदुओं पे भी चार्जशीट हुई है। नहीं दीपक जी मैं एक बार बता दूं, जो व्यूअर भाई हमारे जुड़े हुए हैं दोषी उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि सरजिल इमाम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और सरजिल इमाम जेल के अंदर है। संबित पात्रा जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। गणेश जी आप भी डिस्कशन में हैं, संबित पात्रा जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। गणेश जी जवाब विवेक श्रीवास्तव देंगे।
गणेश जी, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपने कहा कि सर्जिल इमाम भी गिरफ्तार होना चाहिए। सर्जिल इमाम छुपा था, उसको धरपकड़ करके उसको जेल के अंदर डाला गया है। वो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, वो ऑलरेडी जेल में है। मगर सर्जिल इमाम को बिहार बताना कि बिहार इज इक्वल टू सर्जिल इमाम, ये तमाम बिहारियों का अपमान है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो अभी यहां पर वो शाहीन बाग का जो बैठा है, वो जो बता रहा था कि बिहार सर्जिल इमाम है, तो ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बिहार इज नॉट इक्वल टू सर्जिल विवेक श्रीवास्तव जी, अरे बिहार चाणक्य के बिहार है, आप इसको सर्जिल इमाम का बिहार बोलते हो? धिक्कार है। तो क्या 571 हिंदुओं को भी छोड़ दिया जाए? अकबरी बेगम को मारने वाले अरुण कुमार, वरुण कुमार और उसके 5 साथियों को छोड़ दिया जाए? ठीक है। ये जरूर है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता बिहार की पॉलिटिक्स की ज्यादा बात कर रहे हैं। तो हम बिहार के बदले इंडिया की बात करें और दिल्ली दंगों पे आए, जो हमारा मुद्दा है। जहां तक दिल्ली दंगों का सवाल है, कोई भी दोषी है, देश के खिलाफ है, किसी ने दंगे कराए, हिंदू हो या मुसलमान, धर पकड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो हिस्ट्री है पिछले 1-1.5 साल से जो चला आ रहा है कार्यक्रम, उसमें दिल्ली पुलिस शक के घेरे में है कि ये होम मिनिस्ट्री के कहने पे बीजेपी का एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। जामिया में इन्होंने बहुत बड़ा डिफॉल्ट किया, उसके बाद जेएनयू में एक्शन टाइम पे नहीं लिया, और जो चार्जशीट पहले बना करके दी वो लेफ्ट के स्टूडेंट्स के खिलाफ थी। उसके बाद दिल्ली रॉयट्स के अंदर भी जो शुरू में इन्होंने करा, वो बड़ा ही टोटली एक एंटी माइनॉरिटी तरह का एक रूप इन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, ये शक के घेरे में डालता है कि माइनॉरिटीज का विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल सुन लीजिए। ताहिर हुसैन की छत पर आरएसएस के स्वयंसेवक ने खिलाफ तोप लगाई थी, बताइए। नहीं, वेयर इज द मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए। आरएसएस के किस स्वयंसेवक ने वहां पर बुलेट लगाई थी, एसिड रखा था? बताइए, जवाब दीजिए। अननोन हिंदू कौन है? वो 571 अननोन हिंदू, आप बताइए। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, इनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं है? सर, आप तो कोर्ट में गए ना, आपके प्रवक्ता हर्षमंदर, उनके खिलाफ एफआईआर को लेके कोर्ट ने क्या कहा? बताइए ना विवेक श्रीवास्तव, आप एफआईआर करवाना चाहते थे ना उनके खिलाफ, कोर्ट ने क्या कहा ये भी बता दीजिए। आप सुनिए, पहले स्यापा मत करिए। 3 दिन पहले आप गए थे ना कोर्ट में, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ हर्षमंदर, क्या कहा कोर्ट ने? बताइए, सोनिया गांधी जवाब दीजिए। प्रशांत भूषण शक के घेरे में। जवाब नहीं आपको, जवाब नहीं आपको। समित पात्रा जी, उसके बाद में संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। समित पात्रा के घेरे में डाला आपने, क्यों डाला आपने? नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे। चूंकि मैं आपके साथ 9 बजे तक जुड़ा हूं, मैं थोड़ा सा इस विषय पे बोल के जाता हूं। देखिए, ये लोग जवाब देंगे नहीं, ये वो यूजुअल सस्पेक्ट्स है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये जो दोनों बैठे हुए हैं, ये उमर खालिद को, ये उमर खालिद के अगेंस्ट बोलेंगे? ये तो वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर आतंकवादी घटना के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बोला है और हर आतंकवादी घटना का समर्थन किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। देखिए ताहिर हुसैन को भी ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे थे। ये दोनों प्रवक्ता ताहिर हुसैन के प्रवक्ता है, ताहिर हुसैन के हक में बोला था। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जेल भेजा है, कोर्ट ने ताहिर हुसैन को बेल तक नहीं दिया। ताहिर हुसैन ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मैंने साजिश रची थी और मेरे कहने पर इतने लोगों को मारा गया था। आप बताइए, ये दोनों लोग ताहिर हुसैन के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमें डिबेट करना चाहिए क्या? ताहिर हुसैन को डिफेंड करने वाले लोग, याकूब मेमन पर आतंकवादियों को डिफेंड करने वाले लोग, बताइए विक्टिम कार्ड दिखाकर इतनी दास्तान चला रहे हैं। देखिए, खुद पिंजरा पीएफआई को चंदा देने पर पिंजरा तोड़ के लोग, जो इनके लोग हैं, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद माना है और नाम लिया है उमर खालिद का। उमर खालिद के वीडियो दिखाइए जिसमें उमर खालिद खुद कह रहा है कि जब सवालों के जवाब नहीं, ये शाहीन बाग के प्रवक्ता देते ना, आपने सभी जी कंक्लूड करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा कोई जवाब नहीं के साथ इनका गठबंधन है। देखिए, पहली मैं आपको बता दूं दीपक जी कि ये जो सारा का सारा चार्जशीट आया है उमर खालिद के खिलाफ, ये इन्हीं के लोगों के कन्फेशन के आधार पर बताया गया है। पिंजरा तोड़ ग्रुप को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा उमर खालिद, ताहिर हुसैन और दानिश, इन तीनों ने मिलकर फंडिंग फाइनेंसिंग किया और इस पूरे जो दिल्ली के दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उस दंगे का पूरा दारोमदार इन्हीं लोगों पर है। इन्हीं के लोगों ने कन्फेस किया है, इन्हीं के लोगों ने नोट लिखा है, इन्हीं के लोगों ने
164 के अंतर्गत एक्सेप्ट किया है कि दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी 164 के तहत उसका कोई बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया है। कपिल मिश्रा के खिलाफ जुडिशियल एफआईआर मजिस्ट्रेट को के लेके सामने हर्ष मंदर कई लोगों ने कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई कि कपिल मिश्रा पे कार्रवाई हो, प्रवेश वर्मा पे कार्रवाई हो, अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई हो। क्या आज तक किसी कोर्ट ने कहा कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर हो? बताइए मुझे, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में नहीं गया और क्या अभी भी पेंडिंग नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। विवेक जी बीच में मत बोलिए, एहतेशाम जी से जवाब लेने दीजिए। देखिए दीपक भाई साहब, मैं पहले तो संबित पात्रा जी और शोएब जमाई हमारे दोनों भाई यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि आप दोनों को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, हमारे घर के बच्चे आप लोगों को देख के सीख रहे हैं, तो कृपया करके अपनी मर्यादा को ना लांघें। किसी के बच्चों पे या किसी की पर्सनल लाइफ पे एलिगेशन लगाना सही नहीं है। एज अ लॉयर मैं अपनी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस का काम है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है। हमारा संविधान पुलिस ऑफिशियल्स को ये इजाज़त देता है कि बिना धर्म के आधार पर भेदभाव किए हुए उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करना है और जो अपराधी उन्हें सलाखों के पीछे भेजना है। उमर खालिद अपराधी है कि नहीं है ये कोर्ट का काम डिसाइड करना है। जितने भी लोगों को चार्जशीट जिनको लोगों को किया गया है वो अपना कोर्ट में डिफेंस रखेंगे। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देम एज ए काउंसिल बिफोर योर चैनल। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक एविडेंस, एक स्टेटमेंट के आधार पे अगर उमर खालिद, शर्जील इमाम को अगर अरेस्ट किया जाता है तो कपिल मिश्रा साहब को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? उनके खिलाफ इतने सारे स्टेटमेंट हैं, विटनेसेस हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखा गया। और दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन वो सरकार के मतहत की तरह अगर काम करेगी तो शायद ये संवैधानिक प्रक्रिया का वायलेशन है। और इसमें एक बहुत अहम बात मैं बोलना चाहता हूं, चाहे वो शोएब जमाई साहब हो या संबित पात्रा जी हो, वो दोनों एक रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, उनको अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी नजर में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत हो, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देके वो अपनी इज्जत हमारी नजरों में खराब करते हैं। अगर कपिल मिश्रा, अगर अनुराग ठाकुर, अगर प्रवेश वर्मा इतने बड़े अपराधी होते तो क्या हाईकोर्ट बोल देती अभी तक कि इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया आपने? कहा क्या हाईकोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा, दीपक चौरसिया भाई साहब, क्या प्रवेश वर्मा, क्या अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई हो, ये हाईकोर्ट ने कहा है? ये मामला कौन ले गया था? हर्ष मंदर ले गए थे ना कोर्ट के अंदर। उनके कहने पे आज 6 महीने में एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर कपिल मिश्रा अपराधी है तो लेट द कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन बीइंग एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपकी भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी, अपने सीने पे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कपिल मिश्रा अपराधी नहीं है, प्रवेश वर्मा अपराधी नहीं है। आज आरएसएस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है दिल्ली के दंगों में। आरएसएस के सीनियर ऑफिसर्स को सलाखों के पीछे नहीं है। बताइए, ये जवाब आज आपको मुझे नहीं देना है, ये आपको आने वाली पीढ़ी को देना है, अपने बच्चों को देना है। दीपक भाई साहब, आपके बच्चे भी चैनल वॉच कर रहे हैं, संबित पात्रा जी के बच्चे भी चैनल देख रहे होंगे, शोएब जमाई भाई के भी बच्चे चैनल देख रहे होंगे, मेरे फैमिली मेंबर भी देख रहे हैं। लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए आज हम ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमें सच को सपोर्ट करना है। उमर खालिद जेल में गया है, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट उसका न्याय करेगा। लेकिन कपिल मिश्रा के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो आम अपराधी के साथ होता है। कपिल मिश्रा को बीजेपी पार्टी सपोर्ट करती है, बीजेपी इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टिगेशन को, और बीजेपी सीनियर लीडर के अगर कॉल रिकॉर्ड आप ट्रेस कराएंगे तो आपको ये बात पता पड़ेगी कि इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली राइट के केसेस में हुआ ये फेयर नहीं हुआ। आप नहीं देंगे जवाब। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए ना। आरएसएस के किस स्वयंसेवक ने खालिद सैफी की स्कूल और ताहिर हुसैन की छत पर गुलेल लगाई थी? नाम बताइए। मैं जवाब देता। ना ना ना, मैं एहतेशाम जी से पूछ रहा हूँ। फोन पे गूगल जवाब दीजिए ना। सीनियर आरएसएस लीडर एंड स्वयं सेवक लीडर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिल्ली राइट। प्लीज बोल दो क्योंकि मेरे को अभी दूसरे डिबेट में भी जाना है। जाइए ना, कोर्ट में रूल ऑफ लॉ है। संबित पात्रा जी, हाँ देखिए, ये तो रेस्पेक्टेड वकील बैठे हुए हैं, उनको अगर पता है नाम कि आरएसएस ने किया है तो इनको बिल्कुल कोर्ट मूव करना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पूरा विषय कोर्ट में है, उमर खालिद का विषय भी कोर्ट में है, ताहिर हुसैन का विषय भी कोर्ट में है, तो आप पहले जजमेंट क्यों पारित कर रहे हैं? वेट करिए कोर्ट क्या बोलती है। ताहिर हुसैन को आप लोग इनोसेंट बोल रहे थे कि बेचारा मुसलमान है इसलिए पकड़ लिया, मगर कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। ताहिर हुसैन का बेल भी रिजेक्ट हो गया और ताहिर हुसैन ने खुद कन्फेस भी किया है। नीदर आई एम पासिंग एनी जजमेंट। सर फिर आप अभी सभी को लिहाज समझा रहे थे, अभी आप सबको लिहाज समझा रहे थे, आप तो फिर मेरे बीच में, मैंने तो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला।
वेयर इज द लिहाज गॉन सर? प्लीज रेस्पेक्ट एवरीवन, Okay, थैंक यू। बोलिए। मैं जाते जाते इतना ही बोलिए, कहना बोलिए। चाहूंगा, इनको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि इन लोगों को ना तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है। इनके दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तो कुवैत को और बाकी देशों को चिट्ठी लिख देते हैं कि हमें बचाओ हिंदुस्तान में। इनको हिंदुस्तान पे ही भरोसा नहीं है, इसलिए इन लोगों से के साथ डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। आप पहले हिंदुस्तान पे भरोसा करना सीखिए, बाद में हम आप पे भरोसा करेंगे। थैंक ठीक यू है, सो संगीत मच। रागी जी, अभी इन्होंने आरएसएस का नाम लिया, इसीलिए बहस पे मैं आपको लाता हूं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है संगीत रागी जी आपसे, मुझे बताइए कि अगर इनके पास आरएसएस के नेताओं के नाम हैं और वो दिल्ली दंगे में शामिल हैं, ये नहीं बता रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? फिर डॉक्टर विक्रम सिंह। देखिए दीपक जी, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं था, इसलिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहली बात तो दिल्ली दंगे स्वतः स्फूर्त दंगे नहीं थे, यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और इस सुनियोजित साजिश में पाकिस्तान एलिमेंट भी है, चाइना एलिमेंट भी है, पीएफआई एलिमेंट भी है, रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट है और इस देश के अंदर पल रहा मुसलमानों का एक गद्दार समाज भी है, वामपंथी भी है और इसलिए ये एक गहरी साजिश है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें इस्लामिस्ट हैं, इस्लामिक रेडिकल्स हैं, वामपंथी हैं जिसको आप शहरी नक्सल कहते हैं, जिसमें कुछ एक दलित वर्ग का एक हिस्सा भी है जो पैसे लेकर के इनके लिए काम करता है। एक बहुत बड़े साजिश का ये हिस्सा है और मैं बार बार कहता हूं कि सीएए का आंदोलन एक इस्लामिस्ट आंदोलन था। इस देश में इस्लामिस्ट आंदोलन की वो एक बहुत बड़ी साजिश के तौर पर फैलाया गया है। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि देश का हिंदू समाज यदि इनके पीछे नहीं यदि सचेत हुआ, संगठित नहीं हुआ, तो ये गद्दार कल जाकर के फिर से देश विभाजन की बात कर सकते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान ही जो है वो आतंकवाद की पाठशाला है। कुरान की आयतें ही लोगों को बताती है कि ये काफिर है। कुरान की आयतें कहती है कि इनको मारो। कुरान की आयतें कहती है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, जो काफिर है उनके खिलाफ, जो मूर्ति पूजक है उनके खिलाफ हिंसा करो। बाप का देश नहीं है, ये है कि दुनिया में इस्लाम आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है। अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, दुनिया में हर तुम्हारे जगह कहने से कुछ नहीं बैन होने वाला है। आतंकवाद पैदा कर रहा है, देश में रहेगी और उस सारे धर्म के लोग आतंकवाद इकट्ठे की रहेंगे, खेती साथ रहेंगे। कुरान से निकलती है। जो देवबंद इस्लाम है, जो देवबंद इस्लाम है वो तालिबान पैदा करता है। जो देवबंद इस्लाम है वो जैसे मोहम्मद पैदा करता है। जो बहावी इस्लाम है वो सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है। इस देश के अंदर जैसे मोहम्मद, तालिबान, ऐसे मुसलमानों की संख्या और इस प्रकार की भूमिका आज मदरसों में हर जगह फैलाई जा रही है। और एक शाहीन बाग नहीं, इस देश में सैकड़ों हजारों शाहीन बाग खड़े किए जा रहे हैं। दीपक चौरसिया जी, ये सांप्रदायिकता अपने चैनल के इस प्रोग्राम में फैलाना जरा बंद कर दीजिए। ठीक है, संगीत रागी जी कंक्लूड करिए। ये आप जो करवा रहे हैं गलत करा रहे हैं। ये सांप्रदायिकता के बकवास को बंद करिए जरा और मेरी आवाज सुनिए जरा बड़े ध्यान के साथ। आंदोलन किया है जो ठीक है, संगीत रागी जी आपके 2 मिनटों का मैंने आबाद दिया। संगीत रागी जी के व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये मेरी राय नहीं है। लेकिन काउंटर के लिए मैं सीधे एहतेशाम जी के पास जाऊंगा, वो आवाज उठा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर विक्रम सिंह बिना बुलाए आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। एहतेशाम जी जवाब दीजिए, ये मेरी राय नहीं है, ये चैनल की राय नहीं है, ये संगीत रागी की राय है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का अपमान हो। एहतेशाम जी अनइंटरप्टेड उस पर इस देश में बहस होनी चाहिए। दीपक चौरसिया संप्रदायों को किस घृणा की नजर किस प्रकार से व्याख्या की जाती है। कह रहा था हिंदुओं को काफिर, इसको ऐसी भावना, ऐसा धर्मगम, ऐसी बातें, यहीं से सारी चीजें होंगी। सर आपकी पार्टी वाले मुझे भी माँ बहन की गालियां इसी शो में देते हैं, उनकी आवाज में कैसे बंद कर दूं? एहतेशाम जी आइए, संगीत रागी जी रुकिए। एहतेशाम जी आइए, एहतेशाम जी
विवेक श्रीवास्तव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, रुक जाइए। थोड़ा आपके होश सवाल का भी में आइए आप जवाब लोग। दूंगा। मैं संगीत रागी की बात से सहमत नहीं हूं और न ही चैनल। क्या जवाब दोगे? यहाँ दंगा कराने बैठे हो चैनल में? नहीं, सर, दंगा मैंने नहीं कराया था। ताहिर हुसैन के घर पे गुलेल मैंने नहीं लगाई थी। खालिद सैफी की राजधानी स्कूल में गुलेल मैंने नहीं लगाई थी। मैंने नहीं लगाई थी गुलेल। दंगा तुम्हारी पार्टी करती है। तुम्हारी पार्टी केजेबी का एजेंट रही है। भारत के अंदर केजेबी का एजेंट के तौर पर तुम्हारी पार्टी काम करती रही है। इसलिए इस देश और राष्ट्रवाद की बात तुम्हारी पार्टी जैसे संगीत रागी जी, रुकना होगा आपको। विवेक जी, आपने अपनी बात कह दी, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। विक्रम जी, लगातार सवाल उठ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उमर खालिद इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के रखवाले। अंदर घिन आती है तुम जैसे लोगों से। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए। इन्वेस्टिगेशन पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें न्याय प्रणाली पर व्यवस्था नहीं, भरोसा नहीं है? और मैंने ऐसा कर दिया, 582 मुसलमान और 571 हिंदू पकड़े गए इन दंगों में। विक्रम सिंह जी, संगीत रागी जी, प्लीज ब्रेक लगा लीजिए। हिंदुओं का घर जलाते हो। सिर्फ विक्रम सिंह जी की आवाज। क्योंकि मैं कानून, संविधान और लॉ के ऊपर बात करूंगा। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की है और सीधी सी बात है, अगर किसी को शिकायत है तो कोर्ट जाएं, लेकिन कोर्ट से अगर आपको रिलीफ न मिले और अपने हिसाब से रिलीफ न मिले तो आप अनर्गल और मिथ्या भाषण करके पुलिस का मनोबल न गिराने की कोशिश करें। अगर गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि ये मुसलमान थे, ये इस जात के थे, इससे ज्यादा बेबुनियाद और भोड़ा आरोप हो नहीं सकता है। और दिल्ली पुलिस ने कोई पूर्वाग्रह से नहीं किया है। कानूनी मशवरा लेने के उपरांत एहतशाम साहब ऐसे ज़हीन वकीलों से बात करके तब अपनी चार्जशीट और कागजात पेश करते हैं न्यायालय में। कोई अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगाएगा इस तरीके से कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मनमाने तरीके से भांग खा करके चार्जशीट लगा दी। कोई अपनी नौकरी दांव पे क्यों लगाएगा? किसके लिए लगाएगा? राजनेता आते हैं 5 साल के लिए, पुलिस अफसर आता है 37 साल के लिए। कोई किसी के लिए नहीं। कानून और साक्ष्य और सबूत की बुनियाद के ऊपर कानूनी राय लेकर के तब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस के विवेचकों को, एसआईटी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि गुणवत्ता परख जो उन्होंने विवेचना की है। और अगर आपको इतनी शिकायत है तो कोर्ट जाइए, कहिए कि साहब इसको शामिल तफ्तीश करें, इसको इनकॉर्पोरेट करें, शपथ पत्र दीजिए, लेकिन वो आप करेंगे नहीं। आरोप प्रत्यारोप। और एक चीज अपनी आखिरी बात क्या करके दीपक जी मैं कहूंगा, ऐसा दंगा भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इसमें काउंटर इंटेलिजेंस, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हुआ शायद ही किसी दंगे में हिंदुस्तान में हुआ हो। ये बिल्कुल वही एक तरीके से पूरा सीन आया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो गुलेल लगी थी वो सामान्य गुलेल नहीं थी, वो गुलेल थी जो आयरन एंगल सीधी करके सीमेंट में जमा करके, जिससे कि मार पेट्रोल बॉम्ब्स की 500 मीटर तक की दूर की मार थी। तो इसको आप समझ लीजिए, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और इस तरीके से एक पक्ष जाता था जो भारत का संविधान और तिरंगा लेके चलता था, दूसरा पक्ष थाने पे हमला करता था, तीसरा पक्ष जाकर के पुलिस कर्मियों के ऊपर कातिलाना हमला करता था। दीपक जी, दिल्ली पुलिस ने बड़े जब्त का और बड़ी उदारता का परिचय दिया था। यही दंगा अगर यही कहीं और कहीं हुआ होता तो इनको वो सबक मिलता कि ये याद करते, भूल जाते दंगे की स्पेलिंग क्या होती। ठीक है, सीधे विकास पंडित जी के बाद गाजियाबाद में चलता हूं और उसके बाद नुपुर और विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि बहस वहीं से शुरू होगी। मेरा बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि ताहिर हुसैन के छत पर और खालिद हुसैन के घर पर आरएसएस के किस स्वयंसेवक ने गुलेल लगाई थी। मैं विवेक श्रीवास्तव से वो नाम जानना चाहूंगा। मुझे बताइए पंडित जी, आपका क्या मानना है? क्या मुसलमान है उमर खालिद इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है? और दंगे तो गए थे फरवरी में, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है अभी, और 11 लाख पेज के दस्तावेज मौजूद है उनके खिलाफ जिस पर पुलिस को उनसे पूछताछ करनी है। पंडित जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या ये देश भारत इनका नहीं है? यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की हो रही है, तो क्या ये देश इनका नहीं है? ये क्यों लोग मुसलमान बन जाते हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाते हैं? क्या ये देश अपना नहीं मानते? और अगर अपना नहीं मानते हैं, इस तरह की अराजकता करते हैं, तो हमारे देश में मैं माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत सरकार से और शासन प्रशासन जो हमारे देश का है संविधान से, सबसे ये मांग करता हूं कि हमारे देश में इन अराजकता करियों को, मतलब जो अराजकता करते हैं, इन सब को एक ही कानून, सीधे सीधे सार्वजनिक मौत
दी जाए ताकि अराजकता हमारे देश से खत्म हो जाए। और ये आतंकवादी, ये बैठे हुए ना, ये शोएब जमई जैसे लोग और ये जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, इन सबको खुली चेतावनी है। ये आरएसएस को, बजरंग दल को, इन सबको बदनाम करते हैं। अगर हम हिंदू असहिष्णु हो गए ना, सच में असहिष्णु हो गए, तो जगह नहीं बचेगी इन्हें। चलिए पंडित जी, लाइन मत क्रॉस करिएगा। आपने जो अभी तक कहा ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ नुपुर के पास। नुपुर, इस बात का जवाब किसके पास नहीं है कि ताहिर हुसैन की छत पर और राजधानी स्कूल की छत पर आरएसएस की किस शाखा से वो गुलेल भेजी गई जो 500 मीटर तक वार करती है? बस इनको कहना है कि भाई इनने करा दिए और उमर खालिद अब इनके लिए मुसलमान हो गया। यही तो बात है कि दो स्कूल बराबर खड़े हैं। एक स्कूल में सब कुछ जल जाता है, एक स्कूल में सब तराही मच जाती है, लेकिन जिस स्कूल के ऊपर खड़े होकर छत पे से गुलेल फेंकी जा रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, उस स्कूल में कुछ नहीं होता और छतें टाप टाप के दूसरे स्कूल को जलाया जाता है। दोनों स्कूल अगल बगल में है। और ये समझ लीजिए कि सोलंकी, आई थिंक राहुल सोलंकी उसका नाम था, एक शख्स को उसी स्कूल में से पत्थर और पेट्रोल बम फेंक के मारा जाता है। उसके माँ बाप, उसके बुजुर्ग माँ बाप ने वहां पे प्रोटेस्ट तक किया था फरवरी मार्च के अंदर। और सामने दिलबर नेगी, वो कौन सी एक दुकान थी, कौन सी एक खाने का ढाबा था जिसके अंदर दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया था, उसकी जवाबदेही कौन देगा? और ये कितना ही चिल्ला ले कि इस स्कूल के ऊपर ताहिर हुसैन के खासी याड़ी के स्कूल है, वो उसकी छत पे से आरएसएस के लोगों ने ये पत्थरबाजी करी और पेट्रोल बम बेची। अगर आपके पास नाम है तो आप जज नहीं है जो यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एडजुडिकेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास नाम है तो 156(3) सीआरपीसी के तहत जाके कोर्ट में आप सारे एविडेंसेस जमा करके एफआईआर दर्ज करवाइए। आप इतने होशियार हैं कि 751 एफआईआर के बावजूद, लगभग 1600 अरेस्ट के बावजूद आपके पास और प्रमाण है तो जाके दो ना। यहाँ के बकलोली कर रहे हो, माफी चाहती हूँ अपनी भाषा के लिए। टीवी के ऊपर बैठ गए दंगे फहराने के लिए, टीवी के ऊपर बैठ गए ये इसने गलती की, उसने गलती की। तुम इतने ज्यादा जानते हो, जज की पावर यूजर्व कर रहे हो। हम नहीं फैलाते। कुरान के ऊपर उंगली आरएसएस का प्रवक्ता उठाता है, हम नहीं उठाते। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं। आरएसएस के प्रवक्ता ने दलितों के खिलाफ भी बोला, आरएसएस के प्रवक्ता ने मुसलमानों के खिलाफ भी बोला, आरएसएस के प्रवक्ता ने अभी इसी चैनल में कुरान के खिलाफ भी बोला। ये आपके सामने आरएसएस का मत बोला करो, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। विवेक श्रीवास्तव, मैं अपने अध्ययन और इस्लाम के इतिहास के आधार पर ये बोल रहा हूँ। संगीत रागी जी, आप पर आरोप है, जवाब दीजिए। और विवेक जी, जो सवाल है सीधे पूछिए, ऐसे मत पूछिए। रागी ने बिना रोके कुरान पे उंगली उठाई, इस्लाम पे उंगली उठाई, मुसलमानों पे उंगली उठाई और दलितों पे भी बिल्कुल उठाया। मुसलमानों पर अल्लाह अकबर करके नारे लगा करके तुम सीएए का विरोध करोगे। मुसलमान आरएसएस इस देश में आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का। तुम इस्लाम के नाम पर आतंकवाद पैदा करोगे। हमारा एजेंडा है नाम भी नहीं उठाना चाहते। इनका एजेंडा है इस्लाम के नाम पर बांटा गया और वो प्रश्न भी नहीं खड़ा करे। तुम इस माँ भारती के टुकड़े करो और मैं इस पर प्रश्न भी नहीं खड़ा करूं। मैं 1000 बार प्रश्न खड़ा करूंगा। रहेगी। तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं है, तुम नफरत से भरे हुए हो। आरएसएस एक नफरत से भरा हुआ संगठन है। आरएसएस देश से प्रेम नहीं करता है। एक मिनट, सीधे शेख जमाई के पास सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ताहिर हुसैन और खालिद साजी की छत पर सीरिया वाली गुलेल आरएसएस और बीजेपी के किस कार्यकर्ता ने लगाई, बताइए, जवाब दीजिए। अगर इतने दंगे कराए तो जवाब दीजिए। ताहिर हुसैन और खालिद साजी की छत पर ये सीरिया वाली गुलेल किसने लगाई? कितना कुरान के खिलाफ लोगों को दीपक साबित यहाँ पर खड़ा कर दिया है ना। तुम्हारे पास कोई वो भी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव, संगीत रागी जी, मेरा सवाल शोएब जमाई से, शोएब जवाब दीजिए मेरे सवाल का। शोएब जमाई, सवाल आपने पूछा है तो मैं तुम्हारी मूर्खता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता विवेक श्रीवास्तव, क्योंकि तुम बहुत ही अधपढ़ आदमी हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है तुमने दुनिया में। ये कैसे वो नफरत जो अपने दिल में भर रखी है। प्लीज विवेक भाई, चाहिए शोएब जमाई, सिर्फ शोएब जमाई का ऑडियो प्लीज, मैं किसी को ऑडियो बंद नहीं करना चाहता। शोएब जमाई जवाब दीजिए। जी देखिए दीपक जी,
जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि ये लोग बार बार जो शोएब जमई को पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं, क्या वो बिहार के लोगों को देशद्रोही आतंकवादी कह रहे हैं? क्या हमारी पार्टी ने यहाँ मैंने आपकी जन अधिकार पार्टी के प्रमोशन के लिए डिबेट नहीं बुलाई है। क्या हम लोग यहाँ से बाढ़ में नहीं काम कर रहे थे? हिंदू और मुसलमान सब लोग काम कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान सबके लिए काम कर रहे थे, हर समाज तबके के काम कर रहे थे। बीजेपी के नेता जिम्मेदार है, आरएसएस और बीजेपी के नेता जिम्मेदार है। एहतेशाम जी एक नाम ले दीजिए, मुझे बताइए ताहिर हुसैन और राजधानी स्कूल पर गुलेल आरएसएस के किस नेता ने लगाई, बीजेपी के किस नेता ने लगाई? और इसी सवाल का जवाब देंगी नुपुर इसके बाद। भाई बेचने का विषय है, वो पुलिस को डिसाइड करना है। लेकिन दीपक चौरसिया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ में तो मैं कह रहा हूँ कि शब्दों का इस्तेमाल आपके चैनल पे हो रहा है। अगर ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को आप चैनल बुलाते रहेंगे तो कृपया करके मुझे ना बुलाएं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ जाहिल इंसान ही किसी धर्म को गाली दे सकता है। और हमारी नुपुर शर्मा जी छोटी बहन यहाँ बैठी हुई हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है मुझे लगता है कि वो शब्द बिना यूज किए भी वो अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी कुरान की आयतों को पढ़ लीजिएगा, सूरा 5 आप चुप करिए पहले, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। के लिए क्या बोलते हैं, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी है, गीता भी पढ़ी और रामायण पढ़ा है। आपसे अच्छी मैं गीता के श्लोक पढ़ सकता हूँ राजी जी, आपसे अच्छे गीता के श्लोक यहाँ पे चैलेंज पढ़ सकता हूँ। और मैं आपको मैं राजी जी को चैलेंज करता हूँ कि आइए मेरे साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट में बैठिए और प्रूव हो जाएगा कौन सच्चा हिंदुस्तानी और कौन फर्जी हिंदुस्तानी है आपकी तरह। ये बात प्रूव हो जाएगी। आवाज आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने आरोप तो लगा दिए, वाइल्ड आरोप लगा दिए, पर आपके पास जवाब नहीं है। नुपुर शर्मा जी, संगीत रागी जी, प्लीज थोड़ा ब्रेक लगाइए। सीनियर आरएसएस मेंबर्स आर इन्वॉल्वड इन डेली लाइफ। प्लीज अलाउ मी फेडर डाउन कीजिए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मेरे को अपना समय चाहिए, सब मेरे ऊपर बोलेंगे तो ऐसे डिबेट कर पाएंगे। एहतेशाम जी आपको रुकना होगा, प्लीज आप भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नुपुर शर्मा जी बोलिए। ही कांट रेज वॉइस। देखिए साफ सी बात ये है कि शुरुआत में इनको हल्का कीजिए प्लीज, इनको हल्का कीजिए। नॉनसेंस अबाउट तो हिंदुइज्म भी कहा जाता है, सीता मैया के बारे में क्या क्या कहा गया था, आप लोगों में से कितने लोगों ने कंडेम कर लिया है? उल्टे सीधे फेसबुक के पेज हटवा दिए, वो हीर खान का पेज तो हटने में पता नहीं सालों लग गए। बकवास ना की जाए यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे सबसे अहम बात ये कहनी है कि जो यहाँ पे जुडिशियल पावर यूसर्प करके बैठे हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, राजानी स्कूल की छत के ऊपर खड़े होकर गुलेल फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, और अब यहाँ पे जजमेंट में बैठे हैं कि नुपुर शर्मा की क्या इनहेरेंट व्यू पॉइंट होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए अबाउट एन नेक्स्ट पर्सन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। इंडिया इज स्टिल अ फ्री कंट्री, या शरिया नहीं चल रहा। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, या शरिया नहीं चल रहा, या रूल ऑफ लॉ चलता है, और उसके तहत आई एम फुल्ली केपेबल ऑफ हैविंग और फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट एनी पर्सन। एंड यहाँ पे मैंने कुछ अनपार्लियामेंट्री बोला ही नहीं। अगर मुझे विवेक श्रीवास्तव के लोग एक टाइप के लगते हैं तो वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जज जाहिर करने का पूरा इंडिपेंडेंस है, पूरी फ्रीडम है। और रही हाशमी साहब की, हाशमी साहब आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। देश में मैंने बोले दीजिए, ये फिर बड़बोलापन कर रहे हैं। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? शुरू से बड़बोलापन कर रहे हैं। Do you endorse the comments on Quran? Do you endorse the bad comments on Quran by Sangeet Ragi? So Nupur Sharma is endorsing the bad comments on Quran by Sangeet Ragi. I'm sorry, what do I have no, to do you with can think whatever. I at least don't abuse other religions. I don't abuse other religions. I don't abuse the Dalits. I don't abuse the Dalits. I don't abuse the Quran. I don't abuse the Muslims. दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, ये यहाँ पे उमर खालिद के सपोर्ट पे बैठे हैं कि नहीं? वो उमर खालिद जिसके पैम्फलेट में हम उमर खालिद के सपोर्ट में नहीं है। कहा गया था, हम कुरान पे उंगली नहीं उठाते, इस्लाम को गाली नहीं देते, मुसलमानों को विक्टिमाइज नहीं करते हैं, दलितों के खिलाफ नहीं बोलते। आप एंडोर्स कर रही हैं संगीत रागी के कमेंट्स को, आप बोलिए आप एंडोर्स कर रही हैं। नहीं, आप एंडोर्स कर रही हैं कुरान के खिलाफ जो इस डिबेट में बोला गया, आप एंडोर्स कर रही हैं। आप बोलिए, आप कुछ भी बुलवा लेंगे। नहीं, आर यू एंडोर्सिंग द कमेंट्स ऑफ संगीत रागी? क्या संगीत रागी के कमेंट्स को जो कुरान के खिलाफ थे आप एंडोर्स कर रही हैं? मुझे अपने जैसा कम अकल क्या आप कहना चाहती है कि कुरान जो है वो लड़ाई झगड़े और नफरत फैलाने के लिए? क्या आप एंडोर्स कर रही हैं? बड़बोली भी नहीं हूँ,
आपकी घुमाई नहीं, हुई अकल जलेबी कम, का अकल बेअकल गुदगुदी मत बोलिए नहीं। मुझे। मैं अपनी बात दलितों पे करने आई प्रश्न हूँ। चिन्ह उठाया आपको है लगता है आरएसएस के प्रवक्ता ने, बैठेंगे, कुरान पे लेकिन प्रश्न उमर उठाया खालिद आरएसएस के प्रवक्ता ने, का आप उसको एंडोर्स करती हैं या नहीं? मेरी डिबेट उमर खालिद पे है और चलते चलते मैं सबको रोक रहा हूँ। एक ब्रेक लेना है मुझे, विक्रम सिंह जी से शुरू करूंगा, लेकिन चलते चलते आइए देख लेते हैं ना। उमर खालिद टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया, उन्होंने ही ये सभा बुलाई थी जहां पर देश के लिए नारे लगे थे जेएनयू में। चलते चलते आपको सुना जाते हैं, सुनाइए वो नारे उमर खालिद के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जरा सुनाइए। ये वही उमर खालिद है दोस्तों, ये वही उमर खालिद है, सुनिए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम ये बीच में उमर खालिद ही खड़ा है। ब्रेक के लिए रुकते हैं।